एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ लिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे
उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था, एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई न कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। रात का समय था। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहां का दृश्य तो बिल्कुल उलट था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को डोटिए तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम इन्हें इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचानकर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे।
उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता।
हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में बड़ा अंतर था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वह छोटे भाई से चिढ़ता था और सदा उससे बुरा व्यवहार किया करता था। बड़े भाई के इस व्यवहार से छोटा भाई दुखी हो जाता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम के कारण वह सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल गया। वहां इधर उधर तलाशने पर उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। आज इसी पेड़ की लकड़ी काटता हूँ, ये सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन वह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा, बंधु मुझे मत काटो, मुझे बख्श दो। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें सोने के सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। पेड़ ने जब उसे सोने के कुछ सेब दिए तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसका लालच और बढ़ गया। वह पेड़ से और सोने के सेब की मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर वह उसे धमकाने लगा, यदि तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा काट दूंगा। यह बात सुनकर पेड़ को क्रोध आ गया। उसने बड़े भाई पर पत्थरों की बरसात कर दी। पत्थरों की बरसात से बड़ा भाई दर्द से कराह उठा और वहीं गिर पड़ा। इधर सूर्यास्त होने के बाद भी जब बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता होने लगी। वह उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वह उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने बड़े भाई को जमीन पर पड़े कराहते हुए देखा। वह फौरन उसके करीब पहुंचा और रोने लगा। छोटे भाई का प्रेम देखकर बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि आगे से कभी भी वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगा लिया। जादुई पेड़ ने भी जब बड़े भाई के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे ढेर सारे सोने के सेब दिए। उन सोने के सेबों को बेचकर प्राप्त पैसों से दोनों भाइयों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुख से रहने लगे। दूसरों के प्रति सदा दयालु रहें। दयालुता सदा सराही जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार है। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते।
नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। समय के साथ हर चीज बदलती है। इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखें। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लग आई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते के एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखें। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगाजल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरुजी के पास ही रखा था।
उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे मशक दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि मशक के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा न रहा हो जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें।